में पुनर्जागरण। तो ये टॉपिक है यूरोप में पुनर्जागरण का, याद रखिएगा यूरोप में पुनर्जागरण। अब देखिए, अगर पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ आपसे पूछे कि पुनर्जागरण का मतलब क्या होता है सर, तो जाहिर-सी बात है पुनर्जागरण का मतलब होता है पुनः जगना। क्या होता है? पुनः जगना, पुनः जगना। अब देखिए, पुनः जगना इससे स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि पहले कभी हम जगे हुए थे, बीच में हम सो गए और फिर से हम जगे हैं। नहीं, तो अब आप जब देखते हो, जब आप प्राचीन काल को देखते हो, याद रखिएगा, जब आप प्राचीन काल को देखते हो, उसके बाद आप मध्यकाल को देखते हो, प्राचीन काल के बाद आपका मध्यकाल आता है और मध्यकाल के बाद आपका क्या आएगा? तो मध्यकाल के बाद आपका आधुनिक काल आएगा। ये मध्यकाल, आधुनिक काल, प्राचीन काल, ये तीनों खंड आप सिर्फ यूरोप के दृष्टिकोण से ही नहीं पढ़ते हो। आप भारतीय इतिहास में भी, ठीक है, अल्पना श्रीवास्तव, आपकी जो समस्या है वो मैंने कल पढ़ा था और मैंने टीम को आपका कमेंट एज़ इट इज़ भेज दिया हूँ। वो समस्याएँ आपकी सॉल्व कर दी जाएगी। आप टेंशन मत लें, कल से बहुत परेशान है, मैं देख रहा हूँ, ठीक है, आपके कमेंट्स लगातार आ रहे हैं। आज आपका परेशानी दूर कर दिया जाएगा, ठीक है? ठीक है? परेशानी आपकी दूर कर दी जाएगी। तो प्राचीन काल हो गया, मध्यकाल हो गया, आधुनिक काल। इसे आप सिर्फ विश्व इतिहास के संदर्भ में नहीं पढ़ते हैं, इसे आप भारतीय इतिहास के संदर्भ में भी पढ़ते हैं। भारत के इतिहास के बारे में जब जानकारी आपको इकट्ठी करनी होती है, तो सबसे पहले भारत का प्राचीन इतिहास क्या रहा है, फिर मध्यकाल का दौर कैसे आरंभ हुआ, फिर मध्यकाल के दौर के आरंभ होने के पश्चात आप ये समझने की कोशिश करते हैं कि मध्यकाल का अंत हुआ और आधुनिक काल की शुरुआत कैसे हुई। तो कहीं न कहीं अगर अगर हम सामाजिक दृष्टिकोण से देखें, सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, या आप किसी भी टाइम पीरियड की व्याख्या जो करते हो, आप किस आधार पे करते हो? या तो आप प्रशासनिक आधार पे करते हो, या या तो आप राजनीतिक आधार पे करते हो, राजनीतिक आधार पे, उसके बाद आप सामाजिक आधार आपका होता है, सामाजिक आधार होता है, फिर आपका आर्थिक आधार होता है, फिर आपका धार्मिक आधार होता है। क्या होता है? धार्मिक आधार होता है। और धार्मिक आधार के बाद एक आधार आपका होता है कला, संस्कृति और विज्ञान। कला, संस्कृति, कला, संस्कृति और विज्ञान। इन आधार पे ही आप किसी भी, अब देखिए ऐसा क्यों लिखा? मैंने अपने बच्चों से ऑफलाइन में भी पढ़ाया था, ऑनलाइन भी मैंने पढ़ाया था। मैंने कहा कि इतिहास किसी राजा-महाराजाओं का नहीं होता है। इतिहास इतिहास किसी राजा-महाराजाओं का नहीं होता है, या किसी राजा-महाराजा के घर में जन्म ले लिए और इतिहास की शुरुआत हो जाती है वहाँ से आपकी, ऐसा नहीं होता है। इतिहास में दर्ज होने के लिए आपको इन आधारों से होकर गुजरना होगा: प्रशासनिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, कला, संस्कृति और विज्ञान। अब प्राचीन काल के शासक हो, चाहे मध्यकाल के शासक हो, चाहे आधुनिक काल के शासक हो, अगर आप इन शासकों की तुलना करते हैं, जैसे कि आपने अभी सुना होगा कि काफ़ी चर्चाएँ चलती है कि एनसीईआरटी ने अकबर के टाइम पीरियड में भी संशोधन करके अकबर द ग्रेट, जो हम अभी तक कह रहे थे, वह अकबर द ग्रेट वाली कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा-सा दरकिनार करके अकबर को एक क्रूर मुगल बादशाह बताया है और औरंगजेब को एक क्रूर मुगल बादशाह बताया। तो जब एनसीईआरटी इस बात पे विचार किया होगा कि आखिर ये परिवर्तन करने की आवश्यकता क्यों है? या अगर आप द ग्रेट अशोका के बारे में चर्चा करते हो, या हर्षवर्धना की चर्चा करते हो, चाहे आप ब्रिटिश शासन की चर्चा करते हो, इंडिया के संदर्भ में बोल रहा हूँ, या यही चीज़ विश्व इतिहास के संदर्भ में भी लागू होगा। तो आप किस आधार पर इन शासकों का वर्णन करते हो? तो आप कहते हो कि जो कोई शासक, मान लो कि अकबर के समय की प्रशासनिक व्यवस्थाएँ बहुत अच्छी होगी, राजनीतिक व्यवस्थाएँ बहुत अच्छी होगी, सामाजिक व्यवस्थाएँ अगर बहुत अच्छी वाक़ई हुई होगी, आर्थिक व्यवस्थाएँ बहुत शानदार होगी, धर्म के अंदर में कोई भेदभाव नहीं होगा, कला संस्कृति का विकास हुआ होगा और विज्ञान के क्षेत्र में कार्य हुए होंगे। अगर इतने आयामों पर किसी भी शासक का कार्यकाल की अगर तुलना की जाए और ये एक सुनहरा कार्यकाल कहलावे, तो वो व्यक्ति इतिहास में एक महान शासक के तौर पे दर्ज होता है। लेकिन इतने आयामों के आधार पे अगर एक शासक सही नहीं फिट बैठता है, सही नहीं ठहरता है, जिसके समय में मान लो राजनीति का पतन हो गया हो, प्रशासनिक पतन हो गया हो, जिसका सामाजिक आर्थिक पतन हो गया हो, धार्मिक, कला, संस्कृति, विज्ञान का पतन हो गया हो, वो शासक इतिहास में महान नहीं कहलाता है। तो यही आधार ऐसे होते हैं जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, चीज़ों को पढ़ना शुरू करते हैं, फिर किसी भी शासक का या किसी भी कालखंड का मूल्यांकन करते हैं। तो कहा जाता है कि प्राचीन काल का समय था, जहाँ से हम कहते हैं कि हमारी इतिहास की शुरुआत हुई थी। प्राचीन काल जहाँ से हमारी इतिहास की शुरुआत हुई थी। लेकिन मध्यकाल आते-आते जो सामंतवादी व्यवस्थाएँ इतने चरमोत्कर्ष पे पहुँच गई कि राजनीति के क्षेत्र में सामंतवाद, प्रशासन के क्षेत्र में सामंतवादी व्यवस्था, धार्मिक क्षेत्रों में सामंतवादी व्यवस्था, आर्थिक क्षेत्रों में सामंतवादी व्यवस्था आ गया। ये तमाम क्षेत्रों में जो एक सामंतवादी व्यवस्था आ गया, जो कर्मकांडीय या पोप के चर्च का आधिपत्य बढ़ा, इस टाइम पीरियड में परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हो गई, जैसे कि व्यक्ति का राजनीतिक रूप से, या समाज का राजनीतिक रूप से, या राष्ट्र का राजनीतिक रूप से, प्रशासनिक, धार्मिक, आर्थिक तमाम रूपों में पतन सुनिश्चित हो गया। इसीलिए मध्यकाल को हम अंधकार का युग भी कहते हैं, और मध्यकाल को अगर अंधकार का युग कहते हैं, तो चाहे हम बात करें भारत के संदर्भ में, चाहे हम विश्व इतिहास के संदर्भ में इसकी बात करें, कॉमन सेंस की बात है, ये जो हमारा टाइम पीरियड होगा, ये मध्यकाल कहलाएगा। ठीक है? तो याद रखिएगा, इसीलिए प्राचीन काल में जब हम कभी जगे थे, याद रखिएगा, कभी हम जगे थे, लेकिन धीरे-धीरे परिस्थितियाँ, सामंतवादी व्यवस्था इतनी आगे हावी हो गई कि समाज फिर से क्या हुआ, तो सुप्तावस्था में चला गया, सो गया। तो सुप्तावस्था या समाज सो गया, याद रखिएगा, सो गया, समाज सो गया, ठीक है? समाज सो गया, और फिर जब ज्ञान विज्ञान की बातें हुई, जब धार्मिक सुधार आंदोलन हुए, जब विश्व में होने वाले तमाम भौगोलिक परिवर्तन होने शुरू हुए, नई-नई चीज़ों की खोज हुई, ज्ञान विज्ञान की बातें हुई, तब फिर से हम हमारे रैशनल थिंकिंग का विकास हुआ, और जब रैशनल थिंकिंग का विकास हुआ, तो हमने मानवतावाद का विकास किया, हमने सोचना आरंभ किया, ज्ञान विज्ञान की बातें आरंभ करी। ये तमाम चीज़ें जब हमने करना शुरू किया, तो हमारे जीवन में एक बदलाव आया, और इसी बदलाव ने हमें मध्यकाल के उस अंधकार के युग से आधुनिकता की ओर क्या किया, ले गया। इसलिए हम इसे आधुनिक युग कह दिए, ठीक है? पुनर्जागरण मतलब पुनः जगना, ठीक है? पुनः जगना। अब जाहिर सी बात है कि पुनः जग, अब यहाँ पर कॉमन सेंस आप लगाओ कि मैं कह दूं कि फिर से खाना खा लो तुम। अगर मैं कहता हूं फिर से खाना खा लो, इसका मतलब ये था कि पहले भी तुम खाए थे और एक लंबा गैप हो गया, इसलिए मैं कहता हूं कि फिर से खा लो। तो फिर से जगना का मतलब हुआ कि पहले आप कभी जगे हुए थे, कुछ समय के लिए आप सो गए। अब सोने का मतलब ये नहीं है कि आपको नींद आ गया या नींद वाली गोली खा ली है और आप सो गए। सोने का मतलब ये नहीं है। सोने का मतलब है कि फिर से, मतलब कुछ समय के लिए सो जाने का मतलब है कि कुछ समय के लिए, कुछ वर्षों के लिए, कुछ दशकों के लिए समाज के अंदर जो इन तमाम स्तरों पे जो पतन दिखा, इसी को हम लोग कहते हैं मध्यकाल। ठीक है? इसी को हम लोग क्या क्या कहते हैं? मध्यकाल कहते हैं, याद रखिएगा, इसी को हम लोग मध्यकाल कहते हैं। तो ये हमारा पुनर्जागरण का एक कॉन्सेप्ट था। अगर हम